देखो लास्ट डे हमने जो पढ़ा था वो बातें लगभग आपको क्लियर होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। बताइए। हाँ सर। बोलो बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कहाँ क्यों होता है फील्ड, क्या होता है फील्ड, कहाँ से आता है, ये सब पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नहीं जानना है, वो यहाँ का पार्ट नहीं है। गॉट इट। वो चीज आप आगे पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से होती है और फिजिक्स में जाकर के एंड वहां पर होता है ना। तो शुरुआत में आप चीजों को आप बस एज ए इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है। ये भी एक कला होता है, टेक्निक होता है कि कुछ चीजों को याद रखा जाए, है ना। खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां पर आपको मोस्टली मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, और मॉडर्न फिजिक्स की चीजें आप तब समझते हैं जब आपको पूरी फिजिक्स आती है ना। वो चीजें तो लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं गया है ना, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह करना होता है ना। कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय नोइंग द फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे फील्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, वोल्टेज का आएगा, उसके एक्सप्लेनेशन पे आप चीजों को समझ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। जब आप वही 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज मैं बताने जा रहा हूँ उसके एक्सप्लेनेशन में वर्क एनर्जी पावर भी यूज होगा, लॉज ऑफ मोशन भी यूज होगा, वेक्टर वगैरह तो आपको आता है तो वो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, सब होगा। यानी कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है ये सारी चीजें, तो बेसिकली हमारा एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा, और एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते। एक्सप्लेन करने में कम से कम 6 महीने लगेगा, है ना। 7 महीने लग जाएंगे तब जाकर उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम एक छोटे से टॉपिक के लिए हम 6-7 महीने केमिस्ट्री की पढ़ाई को ही रोक दें, तो वो काम नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली बेसिक लेवल पे चीजों को फॉर्मूला जान करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। उसके बाद सर, हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव लिखवाया था, हाँ उसमें सर एक वेव नंबर भी तो हो सकता है ना। भाई भैया पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो बहुत कुछ अच्छा आएगा। अच्छा। सिर्फ वेव नंबरिंग क्यों, और भी कुछ हो सकता हाँ वो तो है और ना। होगा ही, वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। फेज फेज एंगल नहीं होता है, तो हाँ सर, फेज होगा एंगल होगा, मैं भी वही सोच रहा फेज एंगल बच्चे कहाँ से समझेंगे, हूँ। है ना। अच्छा ठीक है सर, समझ गया सर, समझ। जरूरत ही नहीं है ना। वेव नंबर क्या है, देखो वेव नंबर जैसा इन्होंने बोला, व्हाट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है ना। वेव नंबर के से डिनोट करते हैं, के से, दैट इज इक्वल टू 1/λ। अगर के 2π/λ होता है तो इसको एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर न्यू बार, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू। फ्रीक्वेंसी बुक में अगर आप लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा रहता है न्यू, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, एन यू, न्यू। दिस इज द ग्रीक लेटर न्यू, है ना। न्यू से यस सर। प्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर है न्यू, लेकिन देखने में वी जैसा लगता है। वी से हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं वहां पे एफ यूज किया हूँ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये यहाँ तो न्यू दिया है, तो सिंबल तो कुछ भी रख सकते हैं ना बेटा, सिंबल तो कुछ भी रख सकते हैं। तो न्यू से भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैंने लिखा था C इक्वल टू एफ लेमडा, यू कैन राइट C इक्वल टू न्यू लेमडा। अब जैसे C की जगह V, तो V इक्वल टू न्यू लेमडा लिखेंगे, लोगों को लगेगा V लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए F लिखते हैं, है ना। तो F और न्यू एक ही चीज है, दोनों फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात हमने जाना था। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, न्यू बार, है ना। तो न्यू बार वेव नंबर हो गया, वेव नंबर, सो दैट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। समझो, मान लो कि वेवलेंथ अगर है आपका, लेट वेवलेंथ, ध्यान से देखो वेवलेंथ, ये सब आप वेव चैप्टर पढ़ोगे, 11th का लास्ट चैप्टर है ना, 11th क्लास का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो लेट वेवलेंथ इक्वल टू लेमडा, है ना। लेमडा में मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया ये
0.1 मीटर हो गया ना, 0.1 मीटर हो गया। तो बताओ वेव नंबर क्या हो जाएगा? वेव नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में कितना वेवलेंथ आएगा जब बताओ? 10 0.1 आएगा, मीटर का 10 हाँ आएगा, बेटा 10 आएगा, 10 10 आएगा। आएगा, 10 आएगा, है ना। तो एक वेवलेंथ अगर 0.1 मीटर है तो नंबर ऑफ वेवलेंथ हो गया वेव नंबर। सो वेव नंबर जो हो गया 1/λ होता है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ। सो दैट इज 1/0.1 यानी 10 आ गया, है ना। तो वेव नंबर का फॉर्मूला याद रखिएगा, वेव नंबर दैट इज बार, न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर दैट इज 1/वेवलेंथ, दैट इज 1/वेवलेंथ, है ना। ये सब आपका वेव थ्योरी जब आप पढ़ोगे तब जानोगे, है ना। एक होता है एंगुलर वेव नंबर, है ना, एंगुलर वेव नंबर। सो दैट इज इक्वल टू के, स्मॉल के। अब के से बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो दैट इज इक्वल टू 2π/λ, 2π/λ होता है। इसका कोई अभी यूज नहीं है, यूज तो किसी का भी नहीं है वैसा खास एज सच केमिस्ट्री में, है ना। चलो, तो इस चैप्टर में मोस्टली चीजों को हम इंफॉर्मेटिव ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्वांटाइजेशन थ्योरी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, उसमें कुछ भी नहीं समझना है, एक फॉर्मूला जानना है, काम खत्म, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उन सब में। चलो, कभी कभी यार एक का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछ देता है ना। चलो इसको नोट कर लो। तो वेव नंबर क्या होता है ये भी मैंने बताया। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द वेव्स, है ना। इनके टर्म्स हम वेव को डिस्क्राइब करते हैं। फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, वेव वेलोसिटी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेव नंबर हो गया। दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ वेव, है ना मेरा बच्चा, ध्यान से नोट कर लो। अब देखो, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बहुत ही घमासान जो है युद्ध, वर्ल्ड वार हुआ था, है ना, साइंटिस्ट लोगों के बीच में होता रहता था। अब वो एक दूसरे को मारते नहीं थे, कहीं कहीं मारा भी है ना। तो क्या करोगे, लेकिन जनरली इंटेलेक्चुअल है तो साइंटिफिक तरीके से, मतलब नॉलेज का ही वार होता था उनका, है ना। एक दूसरे को बोलते थे नहीं ये सही है वो सही है, इस तरह का वार। तो दोनों बहुत बहस होती थी साइंटिस्टों के बीच में, है ना। और बहस का कारण क्या था? बहस का सबसे बड़ा कारण था लाइट, मतलब लाइट, रेडिएशन, रेडिएशन जिसकी बात करते हैं, लाइट, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर जो है आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें वहां पे लिखी होंगी, मैं उतनी नहीं बताऊंगा, है ना। वो सारी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे चलकर, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड उसको छोड़ देना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कहीं हो भी तो आप जब मॉडर्न ये थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो थर्मोडायनामिक्स 11th में ही पढ़ोगे, तो थर्मोडायनामिक्स आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग जानोगे, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह वगैरह सबका बेसिक मीनिंग क्या है कि लाइट की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। फोटो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा, ब्रीफ में 10 मिनट बताऊंगा कि क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक दो कहानी सुनाऊंगा बस, उससे ज्यादा नहीं, फॉर्मूले लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, है ना। एक्सप्लेनेशन क्लास 12th में व्हेन यू विल स्टडी मॉडर्न फिजिक्स, वो चीज है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको डिटेल में यहाँ पढ़ोगे, 12th में भी डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे और समझ भी जाओगे, यहाँ भी पूरा समझ जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रोवाइडेड की 2-4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो मैं आपको याद करा दूंगा। एक सेकंड, एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, हम बोल रहे हैं। हेलो, हाँ देखो, तो आते हैं हम लोग इस पे। तो यहां तक हमने पढ़ा, अब जो कॉन्फ्लिक्ट है हम उसकी बात करते हैं।
सो हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रो, इसमें पूरा एक चैप्टर है आपका फिजिक्स में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट में इसके बारे में जानेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं जानना है। चलो, डुअल नेचर का क्या मतलब है? देखो, बहुत समय पहले की बात है ना, लगभग समझ लो 18th सेंचुरी से ही ये सब चलता आया है ना। 17th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजन, है ना। इस कहानी को समझिए। इस सभी चीजों को आप लोग जो है वेब चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। आगे चल के 11th में 12th में वेब से रिलेटेड आपके चैप्टर है। देयर आर 3 चैप्टर्स रिलेटेड टू वेब थ्योरी, है ना। 2 11th में, एक 12th में है। तो द हाइजन थे, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड क्रिश्चियन हाइजन। तो हाइजन से आपका एक आता था हाइजन्स प्रिंसिपल, उन्होंने दिया था, है ना। तो बड़ी उस समय के साइंटिस्ट थे वो, जिस समय न्यूटन भी थे, है ना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 17th century when Newton was also there, and Newton was a very dominant scientist. न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे उस समय, and obviously he have a lot of great contribution in society in the field of science. ये तो आपको पता होगा, बोलो, पता है ना? न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना है? बताओ, सुना है ना? हाइजन का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, या किसी ने सुना हो तो मे भी, लेकिन हाइजन? आप, हाँ, क्रिश्चियन हाइजन नहीं सुना सर। नहीं सुना। ही वाज आल्सो वेरी मतलब ब्रिलियंट पर्सन, है ना। लेकिन न्यूटन के बारे में सब जानते हैं, है ना। तो वो चीज है। तो क्रिश्चियन हाइजन जो थे, ही सेड दैट, ऐसा नहीं है कि न्यूटन गलत थे या हाइजन सही थे, दोनों सही थे अपनी अपनी जगह पर। बट प्रॉब्लम किसका था? प्रॉब्लम था लाइट का, है ना। द डेमन वाज एक्चुअली लाइट, है ना, which was misbehaving, which was not giving the actual figure कि what is correct and what is wrong. तो क्रिश्चियन हाइजन ने बोला लाइट इज वेव, लाइट इज वेव, लाइक जैसे साउंड वेव होता है वैसे ही आपका, जैसे साउंड वेव एक वेव है, समझा ना। वाटर रिपल, वाटर रिपल, पानी में कभी पत्थर फेंका है आप लोगों ने? किसी नदी में या हाँ किसी सर। झील यस में सर। या किसी तालाब में पत्थर फेंका है? यस सर। 2-3 बार चल के जाता है। पत्थर फेंकने से क्या होता है? तो ऊपर रिपल्स से बनते हैं, वो ऐसे करके पानी हिलता है, वेव बनता है हिलता सर। है पानी थोड़ा सा। रिपल्स होते हैं ना, तो रिपल्स है। रिपल्स मतलब पानी जब हिलता है तो रिपल, पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके नहीं जा रहा है। रिपल्स मतलब डिस्टरबेंस मूव कर जा रहा है। एक पानी का कुछ पार्टिकल जो जहां पे हिला है बीच में, वो अपने बगल वाले को हिलाता है, वो अपने बगल वाले को हिलाता है। इस तरह से रिपल्स आगे भागते रहते हैं। यही होता है ना। जी सर। तो हाँ वेव सर। होता है वाटर रिपल। उसी तरह मैंने कल स्ट्रिंग में आप लोग को वेव दिखाया था वायर में, तो दैट इज वेव। तो जिस तरह से हाइजन का कहना है, जिस तरह से स्ट्रिंग वेव होता है, वाटर रिपल होता है, जिस तरह से साउंड वेव होता है, उसी तरह से ये भी आपका एक वेव है। कौन है वेव? है ना। किसकी बात करता था? लाइट की। लाइट इज ऑल्सो अ वेव, ये बात कहता था। कुछ कहना है पीयूष? नहीं सर, नहीं, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। तो देखिए, तो लाइट के बारे में उनका कहना था कि वेव है ना। तो वेव है, ये बात थी। पर लाइट पे जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई थी, सबसे पहले न्यूटन ने किया था। तो न्यूटन ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था? सो Newton investigated that, and he said that light is not wave. Light is made of matter. Light is made of particles. है ना, अलग तरह का पार्टिकल। ये एलिमेंट्स ने, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनसे नहीं, दूसरे तरह का पार्टिकल है। एलिमेंट नहीं है पर कोई पार्टिकल है ना। लाइट इज मेड ऑफ सम पार्टिकल। ओके, वो था। और वो कह रहे थे कि जो पूरा इंटायर यूनिवर्स है, इंटायर यूनिवर्स में वो पार्टिकल मौजूद है ना, हर जगह। लोगों का ये कहना होता था कि ठीक है, अर्थ के बाहर अगर हम जाएंगे, वैक्यूम अगर है तो वैक्यूम में तो भाई कैसे मूव करेगा, ट्रेवल करेगा। तो उनका कहना था, उस समय वैसे भी न्यूटन के समय कोई धरती से बाहर तो गया नहीं था, है ना।
एटमॉस्फेयर से बाहर तो गया नहीं था। तो उनका कहना था कि लोग जो एक्सपीरियंस करते थे, ठीक है, नॉलेज के बेसिस पे कहते थे कि अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के बाहर जो है एयर नहीं होते, तो उस समय भी ये नॉलेज था, कैलकुलेशन हुआ था। तो एटमॉस्फेयर का हाइट वगैरह ये सब बहुत पहले कैलकुलेट हो चुका है। तो लोग जो है कहे कि ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो कैसे लाइट ट्रेवल करता है सन से या किसी दूसरे जगह से या स्टार से, इतनी इतनी दूरी से लाइट ट्रेवल करके अर्थ पे कैसे आ जाता है विदाउट एनी मीडियम। बीच में कोई मीडियम नहीं है, वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, है ना। उस समय नॉन मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कोई चीज उस समय नहीं था, है ना। मतलब लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम था। तो लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। उस समय के लोग का मतलब उस समय के साइंटिस्ट, है ना। आम लोग तो आज भी नहीं जानते हैं, है ना, समझे। किसी गांव में जाकर के आप बात करोगे वेव क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कुछ नहीं पता, आज भी नहीं पता। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इस पे रिसर्च करते थे, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, जो उस समय के प्रोफेसर होते थे, उनकी बात कर रहे हैं। सो दे हैड नो आइडिया अबाउट द बेसिकली जो भी है लाइट के से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कोई आइडिया नहीं था। इवन क्रिश्चियन हाइसन डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो इन्होंने क्या कहा था न्यूटन ने कि द एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ सम पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड ईथर, है ना। ईथर का मतलब वो आज जो ईथर होता है, स्पिरिट होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ही गेव द नेम ईथर टू द मीडियम व्हिच इज स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स, है ना। लाइट की बात किया था उन्होंने, लाइट की अपनी एक थ्योरी दी थी न्यूटन ने, है ना। उसकी सर वो कह रहा, उसका कहना था कि मतलब वो जो मीडियम था उसी से लाइट ट्रेवल करता, उसी के थ्रू। हाँ, उसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है। लाइट क्योंकि लोगों का कहना था कि पार्टिकल है मूव कैसे कर जाएगा, या वेव ही है तो मूव कैसे कर जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट था कि जो वहां है आपको मूव करके पार्टिकल की तरह है। तो वही वो कहते थे कि पहले एक कॉन्सेप्ट, न्यूटन से पहले ईथर का कॉन्सेप्ट था। फिर न्यूटन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं भाई, इसमें जो है पार्टिकल जो है पार्टिकल के फॉर्म में होता है, लाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, है ना। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिया और उसने कहा कि नहीं, लाइट क्योंकि पार्टिकल के फॉर्म में होता है, पार्टिकल ट्रेवल कर सकता है, पार्टिकल खुद ही एक मीडियम होता है, तो लाइट खुद ही एक मीडियम की तरह है, तो वो आपको कहीं से चलकर दूसरा अर्थ तक या कहीं भी जा सकता है। स्पीड काफी ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सारी चीजें, है ना। तो उसके बाद ये थ्योरी बहुत तक चलता रहा। तो क्रिश्चियन हाइसन ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है ना। ये और कैसा वेव है, एक ऐसा वेव है जो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है, नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। अब सवाल हुआ कि नॉन मैकेनिकल है, क्या होता है ये, सबको पहली बार सुनने को, जैसे आप लोग पहली बार कुछ सुनते हैं आपको बड़ा अजीब लगता है, ये है क्या, वैसे ही लोगों को लगा। और न्यूटन उस समय भी काफी बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे। तो लोगों ने बोला, मान लो कि एक काफी अच्छे टीचर है या जो भी आप ही हैं, आप कुछ बोलेंगे, मैंने कुछ पढ़ाया मान लो, और आप में से किसी बच्चे ने कुछ नया इनोवेटिव तरीका बनाया, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया, है ना, या मुझे भी मान लो समझ में नहीं आया और वो तरीका सही है, तो मुझे नहीं समझ में आया और हो सकता है मैंने बोल दिया नहीं ये गड़बड़ है। कई बार टीचर बोलते हैं ना इसको मैंने, है ना, वैसा मैं नहीं करूंगा, मैं उतना सोच के ही बताऊंगा, है ना। तो कई बार बोल देते हैं, तो टीचर बोल दिए कि गलत है, तो जो बनाया उसको भी कंफ्यूजन हो गया, बाकी बच्चे भी कहते हैं अरे ये तो सर नहीं बोल दिया गलत है, ये सही कहाँ से होता है। तो ऐसा ही चीज है, न्यूटन ने बोला नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये सब आपकी काल्पनिक चीज है, ओके, इट कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। और न्यूटन का दबदबा इतना था कि डर से, उसके डर से क्रिश्चियन हाइसन ने अपनी थ्योरी पब्लिश ही नहीं की थी, है ना, क्योंकि न्यूटन को उस समय बहुत बड़ा दर्जा देते थे। उस समय राजा महाराजा वाला समय था, कोई न्यूटन के अगेंस्ट बोलता तो उसको फांसी पे चढ़ा देते थे, ये होता था। तो न्यूटन बोल रहा है लाइट पार्टिकल है, हाइसन बोल रहे हैं लाइट वेव है, हाइसन की बातों को किसी ने नहीं सुना, बल्कि उसने बोला ही नहीं, छुपा के रखा अपना एक्सपेरिमेंट। हाइसन के कुछ चेले वगैरह थे, बाद में कुछ समय बाद उन्होंने
उसके बारे में प्रपोज किया, उसकी थ्योरी को सामने रखा, तो जो साइंटिस्ट लोग थे उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किए, तो उन्होंने क्या पाया कि जो है कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जो कि आप लोग ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है? सुपरपोजिशन यानी कि एडिशन ऑफ वेव होता है। डिफ्रैक्शन भी वही उसी तरह कुछ है, एडिशन ऑफ वेव। इस तरह के कुछ फिनोमिना लेटर ऑन डेवलप हुए, तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन वेव के फिनोमिना होते हैं, है ना, वेव के फिनोमिना होते हैं। तो हाइजन की थ्योरी के बेसिस पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को जो है हाइजन के जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। इवन हाइजन हैड आल्सो एक्सप्लेन दैट, तो उसके हेल्प से लोगों ने एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, न्यूटन के पास इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक्चुअली रीजन क्या था ये सुनिए, है ना, कहानी की तरह ही बस सुनिए कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वेव के फिनोमिना होते हैं, है ना। पार्टिकल इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन शो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ऐसा कोई एविडेंस उस समय नहीं था। तो जब हाइजन के प्रिंसिपल के बेसिस पर हाइजन के जो शिष्य थे, उनके जो चेले थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने पाया कि हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे पोलराइजेशन, देयर वाज अनदर फिनोमिना व्हिच इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये सब आप कुछ भी अभी नहीं पढ़ेंगे, बस नाम मैं बता रहा हूँ, है ना। आप 12th क्लास में जनरली जानेंगे, है ना। इंटरफेरेंस आप 11th में भी पढ़ते हैं वेब में। तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना, ये चीज। रिफ्लेक्शन को तो न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया था, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब आप पहले सुन चुके होंगे, है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो सुना है, यस सर। हाँ सर। है ना। तो रिफ्लेक्शन को न्यूटन भी एक्सप्लेन किया था, हाइजन ने भी एक्सप्लेन किया था अपने अपने थ्योरी। पर हाइजन का जो एक्सप्लेनेशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो न्यूटन के उल्टा था। न्यूटन ने जो बताया था उसका उल्टा था। इसी बात से उन्होंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि न्यूटन का दबदबा बहुत था। अगर किसी को पता चलता बड़े अधिकारियों को कि न्यूटन ने जो बोला है उसका अपोजिट बोला हाइजन, तो शायद हाइजन को फांसी लगा दी जाती, है ना। एक बार ऐसा है भी, न्यूटन ने कुछ बोला था, उसके अगेंस्ट किसी साइंटिस्ट ने बोला था, ठीक है, तो शायद हाइजन का ही था, कि पाया गया कि अगेंस्ट बोला है। तो कब पता चला? जब वो मर गया साइंटिस्ट, तब तो उसके लाश को उसके ग्रेव से निकाल करके उसको फांसी लटकाया गया। समझे क्या किया गया? जिंदा में तो उसको पनिशमेंट नहीं मिला, ये दिखाने के लिए, न्यूटन का दबदबा दिखाने के लिए कि मरे हुए को क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं ना। तो उसके मरने के 5 साल बाद मान लो उसकी बॉडी थी, जो उसका डेड बॉडी है, उसका जो कंकाल है, उसको निकाला गया, उसको फांसी लगाया गया कि चूंकि ये न्यूटन के अगेंस्ट बोला, उसको सजा मिलेगी कि इसको फांसी होना चाहिए, तो उसको फांसी लगाया गया। उसके डेड बॉडी को निकाल के फांसी लगाया गया। सोचो, ये था न्यूटन का दबदबा, है ना। इसको कहते हैं पावर, डॉन टाइप का, साइंटिस्टों का डॉन था न्यूटन, है ना। वो चीज है। तो बेसिकली कि उसने गलत कैसे बोल दिया, न्यूटन के समय का था या कहाँ का था पता नहीं, जो भी था इस तरह का, है ना, कि बहुत पहले का साइंटिस्ट लोगों का ऐसा दबदबा होता था, है ना। किसी को लगा था फांसी इस तरह से लगाया था, गैलीलियो को या किसी को लगा था इस तरह से, है ना। देखूंगा मैं, कभी बताऊंगा, है ना। कहानी तो इतना याद नहीं रखता मैं, है ना। देखेंगे नेट वगैरह पे, आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, मैं भी देखूंगा, बताऊंगा कौन साइंटिस्ट था, किस इंसिडेंस पे था, न्यूटन के समय का था या कभी और था। तो इस तरह का साइंटिस्ट लोगों का उस समय दबदबा होता था, है ना, वो चीज था। समझे? इस तरह का शायद गैलीलियो को मिला था ये कहने पे, या किसी और साइंटिस्ट को मिला था कि अर्थ इज राउंड, तो लोगों का कहना था अर्थ फ्लैट होता है, तो उस पे ऐसा हुआ था। तो देखेंगे कब की बात है, हाइजन के साथ नहीं हुआ था ऐसा, है ना। तो उस तरह की भी चीजें होती थी। तो बेसिकली क्या है कि हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये सारे फिनोमिना ऐसे थे जिसमें क्या होता था कि वेव नेचर ऑफ लाइट के हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया गया।
लाइट इन सभी फिनोमिना को शो करता था। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो जगह से लाइट आया, एक जगह मिला, और मिलने के बाद कुछ नए तरीके का लाइट प्रोड्यूस हुआ, है ना। जैसे आप जानते हैं विबग्योर है, तो विबग्योर में क्या होता है, सारे लाइट मौजूद हैं, सारे लाइट जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक तरह से इंटरफेरेंस की तरह ही हो गया, समझे? जी सर। हम उनको सेपरेट कर लेंगे तो अलग अलग लाइट मिल जाएगा। हाँ, जहाँ पे होता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस बोलते हैं। हाँ, वो पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस टाइप का मिलना, बेसिकली इंटरफेरेंस मतलब मिलना, ऐड करते हैं उसको, मैथमेटिकली ऐड किया जाता है उनके एम्पलीट्यूड को या वेव को। डिफ्रैक्शन भी एक तरह का इंटरफेरेंस है, लेकिन थोड़ा अलग है। इसके बारे में आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। इतना आसान नहीं होता डिफ्रैक्शन, है ना। कई टीचर पढ़ाते भी नहीं है, स्कूल वगैरह में देखना बहुत से टीचर छोड़ देंगे, है ना। अभी वो सर सूरज को देखकर जब हम अपने आंख को बंद करते तो जो हम लोग को फील होता है वही डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन, वो भी एक तरह का डिफ्रैक्शन फिनोमिना ही है बेटा। हाँ, बस उतना ही जहाँ पर हम लोग को मिला था सर। हाँ, लाइट को भी अगर आप ट्यूब लाइट वगैरह देखेंगे उसमें दिखेगा, या आप ब्लेड रखेंगे तो ब्लेड के चारों तरफ चमकेगा, है ना, उसका बॉर्डर। जी सर। वो सर क्या कौन सा सोलर इक्लिप्स के समय भी होता है सर, जो रिंग बन जाता है, वो रिंग बन जाता है, वो भी एक डिफ्रैक्शन टाइप का ही है, फिनोमिना है। तो बेसिकली जो डिफ्रैक्शन जो है, इट इज, यू कैन से बेंडिंग ऑफ लाइट कहा जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट एट सम शार्प बाउंड्री और एट सम स्मॉल होल, है ना। तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और सिर्फ डिफ्रैक्शन लाइट के साथ नहीं होता, साउंड के साथ भी होता है। इसीलिए एक दीवार से दूसरी, मान लो एक बीच दीवार रख दिए, तो दीवार के दूसरे साइड जो खड़ा है उसको भी साउंड सुनाई दे देगी, है ना। Why? Due to diffraction, है ना। It is the diffraction phenomena due to which the sound can be heard. आप जैसे सोचो ना, आपका साउंड अगर मैं यहाँ पे एक दीवार रख दूं और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, है ना, मैं इधर खड़ा हूँ, आप इधर खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला साउंड तो रुक गया, सामने जो साउंड जा रहा है वो तो रुक गया, जो इधर जाएगा वो इधर चला जाएगा, भी नहीं जाएगा, इधर वाला इधर, इसके ऊपर से जाएगा तो ऊपर से निकल जाएगा ना। जब तक ये साउंड मुड़ेगा नहीं, घूम नहीं जाएगा, तब तक सुनाई देगा नहीं सर, ऊपर में कुछ लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्ट साउंड को। नहीं, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। आप क्या दीवार में कुछ लगा रहता है? दीवार के दूसरी तरफ खड़े होइए ना, बोलिए, दूसरे को सुनाई देगा, है ना। या मान लो घर ही है, घर में ही सोचो तो सुनाई देता है सर, सुनाई देता है ना, घर है। यस सर। ये रहा दीवार, ये रहा गेट। आप एक दीवार के इस तरफ खड़े हो जाए, एक दीवार उस तरफ खड़े हो जाए, तो जो साउंड आएगा वो तो ऐसे चला जाना चाहिए था, पर इससे घूम करके वापस बाहर वाले को सुनाई देता है कि नहीं देता है? हाँ सर। हाँ सर। कैसे? दीवार के दूसरी तरफ से कैसे सुनाई दे दिया? साउंड मुड़ा तब तो, बेंड हुआ तब ना। तो बेंडिंग ऑफ साउंड, तो बेंडिंग ऑफ साउंड इज आल्सो डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हर एक वेव में होता है, सिर्फ लाइट में ही होता है ऐसा नहीं है ना। स्ट्रिंग वेव में भी होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, हर एक वेव के लिए होता है ना। तो हम लोग हर एक वेव के लिए पढ़ेंगे भी, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा भी है, मजेदार चैप्टर है वेव, है ना। तो डिफ्रैक्शन इज आल्सो अ फिनोमिना which could be explained with the help of wave theory of light. Interference is also a phenomena that could be explained light के केस में wave theory of light, पर particle theory of light diffraction और interference को explain नहीं कर पाया, है ना। तो ये चूंकि अब इनके पास एक हथियार मिल गया ना, अब बोलो न्यूटन के जो अगेंस्ट थे, अब न्यूटन मर चुका था, हाइजन भी मर चुका था, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स में, हाइजन के फॉलोअर्स के पास इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना थे, जो कि एक टूल की तरह थे, है ना। कह सकते हैं ये बड़े बड़े तोप थे। इनके हेल्प से ये कहते थे कि भैया तुम अगर कह रहे हो कि लाइट पार्टिकल होता है, तो तुम पार्टिकल थ्योरी के हेल्प से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करो, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो, पार्टिकल थ्योरी से पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करो। तो पाया गया कि वो लोग हार गए, कि भाई वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। उन्होंने कहा ये तो वेव का प्रॉपर्टी होता है, पार्टिकल थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन होगा। तब उन्होंने बोला कि देखो, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि लाइट का भी तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, है ना, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज पॉसिबल।
तो अगर लाइट इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन कर रहा है और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वेव करता है, तो बताओ लाइट क्या है ना? बोलो लाइट क्या है? तो ठीक है, उनको एकदम पकड़ के एकदम उनको बंदूक दिखा के बोला, बोलो लाइट वेव है कि पार्टिकल है? तो सबने बोला भाई लाइट तो वेव है ना? लेकिन एक बार हार तो मान गए, लेकिन मन में कहीं चोट लगी हुई थी कि नहीं, हम कैसे मान ले लाइट वेव, हमें तो न्यूटन की बात माननी है। ठीक है, तो बहुत दिनों तक 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक चलता रहा, लगभग 200 साल तक ये बात टिका रहा कि लाइट पार्टिकल नहीं होता, लाइट वेव होता है ना? तो जैसे नहीं होता, एक राजा है वो जीत गया, तो जिसको हरा दिया वो जाके गुफा में छुप गया, तो वैसे ही वो साइंटिस्ट बेचारे चुप रहते थे जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ सपोर्टेड थे, है ना? वो अपने चेलों को पढ़ाते थे, कोई कोई उनके शिष्य भी कम होते थे, हरे हुए के पास कितने लोग जाएंगे, है ना? वो चीज है। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये ऐसे टूल आ गए थे इनके पास जिसको पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट वाले एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, और वेव थ्योरी वाले इनको एक्सप्लेन कर चुके थे, क्योंकि उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। तो ये थ्योरी डोमिनेट होने लगा कि लाइट इज वेव, लाइट इज वेव, लाइट इज वेव। फिर समय आया 20वीं शताब्दी का, है ना? 17वीं के बाद 18वीं 19वीं 200 साल तक तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट चलता रहा। उसके बाद 20th सेंचुरी आया। 20th सेंचुरी में कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन, इन लोगों की तरह और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना? डी ब्रॉय, है ना? डी ब्रॉय का भी नाम आपने सुना होगा, डी ब्रॉगली जिसको कहते हैं, है ना? अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, प्लैंक वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, तो ये सारे साइंटिस्ट आए, तो इन लोगों ने जो है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे फिर से काम करना शुरू किया, है ना? न्यूटन की पूरी कॉन्सेप्ट पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पे है, वो वेव जैसा कुछ मानता ही नहीं है, है ना? सॉरी, आइंस्टीन की बात, आइंस्टीन। मैक्स प्लैंक थे, मैक्स प्लैंक ने बोला कि भाई हम पार्टिकल मानते हैं। फिर उन्होंने, मैक्स प्लैंक ने प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक जो है उन्होंने इक्वल जो है वहां पर आपका आया, वहां से प्लैंक्स का जो थ्योरी आया आपका वहां से कि इक्वल टू एचसी बाई लेमडा, एचसी बाई लेमडा। ई क्या है? ई है आपका एनर्जी, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा हो गया वेवलेंथ, है ना? तो वेवलेंथ, अब ये साइंटिस्ट ऐसे नहीं थे कि आपस में लड़ने लगते थे, है ना? ये आपस में डिस्कस करते थे चीजों को। तो प्लैंक ने आपको जो है इक्वल टू एच न्यू, ये एग्जांपल दिया, इक्वल टू एच एफ, इस इक्वेशन को उन्होंने कोट किया। तो ई क्या है? एनर्जी। और प्लैंक ने कॉन्सेप्ट दिया फोटोन का, फोटोन, फोटोन का कॉन्सेप्ट आया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में। फोटोन क्या है? फोटोन इज कंसिडर्ड एज द पार्टिकल ऑफ लाइट। तो आज हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे फोटोन के बारे में, ठीक है बेटा? चलिए, तो हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी कहानियों को रहने देते हैं, आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो बताऊंगा। आइए, आ जाओ। So as I said that there were some scientists, okay, बहुत सारे डायरेक्ट थे,
उसके बाद फिर एल्बर्ट आइंस्टीन थे, मैक्स प्लैंक थे, है ना, डी ब्रॉय थे। सो दीज गिव्स द वहां पर क्वांटम थ्योरी, है ना। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे आपके, हाइजेनबर्ग, है ना, हाइजेनबर्ग थे। हाइजेनबर्ग का जो है आपका एक वेव इक्वेशन भी आता है। सो ऑल दिस गिव्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आया। तो डुअल नेचर के बारे में हमने जाना कि लाइट कभी किसकी तरह बिहेव करता था, पार्टिकल की तरह, तो कभी वेव की तरह। अब यहाँ पर एक चीज और जान लो, पार्टिकल की तरह जो है किसी के बोलने से तो नहीं हो जाएगा कि आइंस्टीन बोल दिया तो भाई हम मान लेंगे, है ना। वहां पर भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी या एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सामने आए थे जो कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को भी सपोर्ट करते थे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग द experiments supporting the, वो लिख लो, particle theory of light, particle theory of light. So what were the experiments that supported the particle theory of light? Let us know about them. जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, that is photoelectric effect. Einstein has got the Nobel Prize for photoelectric effect, पता है ना, बोलिए, ये मालूम है? क्या सर? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? बोलो, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगा ना बेटा। नहीं पता सर। हाँ, अभी मैंने बताया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटो मिला था। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब याद रखोगे? यस सर। अब पता चल गया ना? हाँ, बोला करो ना, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है तो पता कैसे रहेगा, पढ़ोगे उसके बाद ही ना पता रहेगा। तो अब कभी कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, याद है तो बोल दिए, नहीं नहीं तो ठीक है, नहीं पता है ना। ओके, नहीं बोलने से क्या होता है, मुझे लगता है कनेक्शन सही है नहीं है, क्या है ना, कंफ्यूजन होता है ना बेटा। देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम लोग जानेंगे, है ना, इसके बारे में। दूसरा आपका था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप 11th के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। एंड का मतलब कितना एंड, बिल्कुल काफी एंड में, है ना। ओके, ऑलमोस्ट समझ लो, 11th जब खत्म होने वाला, 11th के लास्ट वीक में पढ़ोगे, लास्ट वीक 11th क्लास का जब चैप्टर चलेगा फिजिक्स में, तब पढ़ोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो ये काफी लास्ट का ही टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप 12th में पढ़ते हैं, 12th के लास्ट चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ पे थोड़ा मैं फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन वहां देंगे 12th में। तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अभी पढ़ोगे, इसको डिटेल में पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, और यहाँ भी आप समझ जाएंगे 100%, वहां भी समझ जाएंगे। बस एक दो फॉर्मूले जो है वो आपको यहाँ याद रखने होंगे समझने से पहले। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, हाइड्रोजन ही नहीं, देखो हाइड्रोजन का ही सिर्फ स्पेक्ट्रम नहीं होता है ना। आप जरा सोचो, इतने सारे एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है ना। कुछ कॉमन एलिमेंट तो लोगों ने ऐसे नाम दे दिया प्रिमिटिव तरीके से, लेकिन अब जो नए नए डिस्कवर होते हैं, एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने कैसे जाना, बताओ? कौन ऐसा इंसान है जो सूरज पे गया हो, सन पे गया? हनुमान जी को छोड़ देना, है ना, हनुमान जी का नाम मत लेना, ओके, कि वो सूरज को निगल गए थे। हम नॉर्मल इंसान की बात करें, ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। कौन ऐसा इंसान है जो सूरज पे गया हो, बताओ? बात जाएगा तो जल जाएगा। जाएगा, जल जाएगा, वहां से बहुत पहले जल जाएगा। कैसे पता चला कि सूरज पे हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं? कैसे पता चला? वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है ना। नहीं तो वही, कैसे पता चला कि हाइड्रोजन ही है ना। मेरा सवाल ये है कि इतना दूर है सूरज या स्टार्स इतने दूर हैं, हमें कैसे पता चला कि सारे स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम है? हाइड्रोजन के फ्यूजन से होता है,
प्रॉपर्टी एनर्जी से पता चला। क्या प्रॉपर्टी, जैसे बताओ। अर्थ में भी हाइड्रोजन होता है ना। हाँ हाँ बेटा, अर्थ में भी अर्थ में तो उतना थोड़ी होता है ना, वो तो कम है ना, वहां तो मेजर पोर्शन हाइड्रोजन ही है। के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है। क्यों ऐसा कुछ? अरे न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है, बहुत कुछ का फ्यूजन होता है ना, बड़े बड़े एलिमेंट्स का फ्यूजन होता है ना। हाइड्रोजन से ही बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है, यानी कि स्टार्स शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन से बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं, ये कैसे पता है ना। ओके, आई नो दैट यू डोंट हैव आंसर, है ना, आपके पास आंसर नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे पता चला? स्पेक्ट्रम ये बताता है ना। बताओ क्या सन से सन और हमारे बीच में कोई कांटेक्ट है कि नहीं है? बोलो, सन और हमारे बीच में कोई कांटेक्ट है किसी भी तरह का? लाइट है ना, वहां से लाइट आता है, तो हम वहां से कुछ हमारे पास आ रहा है ना, सन से कुछ तो आ रहा है। यस सर, लाइट रिसीव कर रहा है। सन से जो लाइट आ रहा है, हमने उस लाइट की स्टडी की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी की। तो जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्टडी की गई तो पाया गया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहां से निकलता हो, है ना। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया, उसकी इंटेंसिटी को स्टडी किया गया, तो पाया गया कि हाइड्रोजन के फ्यूजन से जो एनर्जी जिस रेशियो में रिलीज होता है, वही एनर्जी उसी रेशियो में सन से हमें रिसीव होती है। समझे? एक बार फिर से रिपीट करिए सर। बेटा, लैब में हाइड्रोजन का फ्यूजन कराया गया, तो हाइड्रोजन के फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी सन से भी आता हुआ मिला, है ना। समझ रहे हो? लाइट में जो पाया गया, लाइट में जो पाया गया, है ना, यस सर, उसी एनर्जी को पाया गया, सेम प्रोपोर्शन में पाया गया कि ये इतने अमाउंट में इसकी इंटेंसिटी इतनी, इसकी इंटेंसिटी इतनी, है ना, परसेंटेज की बात है, तो सेम परसेंटेज में पाया गया। तो जब सेम परसेंटेज में पाया जा रहा है और हर एक स्टार में भी वही पाया जा रहा है, तो इससे क्या पता चला कि सन एंड स्टार, बेसिकली सन इज आल्सो एन स्टार, इसी बात पे कहा गया। और सन जो है, उससे जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी वही है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से निकलता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सन में भी हाइड्रोजन ही है ना, क्योंकि हर एक सुन लो, हर एक एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है ना। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी किसी और एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से नहीं निकलेगी और ना निकल सकती है, और जो दूसरे एलिमेंट का है वो हाइड्रोजन से नहीं निकल सकता है। अब बताओ, अगर सन से भी वही स्पेक्ट्रम आ रहा है जो हाइड्रोजन का है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। सन पे भी हाइड्रोजन ही पाया जाता है। सन पे हाइड्रोजन पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन के अलावा और कहीं नहीं आ सकता। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन के अलावा और कहीं से नहीं आ सकता है। ये बताओ, समझा मेरी बात को? तो जो मेजर अमाउंट में सन पे क्या है? हाइड्रोजन। और भी गैसेज हैं, कम अमाउंट में है। तो मेजर 90% जो रेडिएशन है वो सन के ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले रेडिएशन को जो है वो देखा। और यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करें, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम भी होता है। न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम आप सीधे मॉडर्न फिजिक्स में जाकर पढ़ोगे, तो उसकी बात ही नहीं होगी। तो उन सब की स्टडी की गई और पाया गया कि मेजर पोर्शन जो है, परसेंटेज निकल गया एग्जैक्ट, कितना परसेंट रेडिएशन हाइड्रोजन से मैच करता है, इसका मतलब इतना परसेंट वहां पर हाइड्रोजन है। यही ना होगा? बोलो। यस सर। जितना परसेंटेज रेडिएशन हाइड्रोजन से मैच करता है उतना परसेंटेज हाइड्रोजन का होगा। तो सन में इतना परसेंट हाइड्रोजन है, दूसरे स्टार में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ओवरऑल हर जगह मेजर पोर्शन इज हाइड्रोजन। कोई न्यूली फॉर्म स्टार अगर होगा तो न्यूली फॉर्म स्टार में मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% हाइड्रोजन ही होगा, बाकी गैस ना के बराबर होगा। तो ये पाया गया। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
ये सब कुछ ऐसे इफेक्ट थे, ऐसे फिनोमिना थे, है ना, जो कि आपको किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किए गए? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे पार्टिकल explain, है ना, एक्सप्लेन किए गए या एक्सप्लेन किए जाने की कोशिश की जा रही थी। एंड फाइनली दे सक्सीडेड। जैसे नील बोर एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नील ये बोर, सुना है सर। है ना, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज एक्सप्लेन बाय स्टेफन, है ना, स्टेफन एंड बोल्ट्जमैन। ओके, तो ये ब्लैक बॉडी ब्लैक होल ही हो गया क्या? नहीं, ब्लैक बॉडी क्या होता है ये मैं जब आएगा ये टॉपिक तब जानेंगे, है ना। ब्लैक बॉडी का क्या मतलब? सन है, सन इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना। सन एंड ऑल स्टार्स आर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, समझे? अब बोलोगे सन तो एकदम व्हाइट दिखता है, स्टार से नहीं मतलब है। ब्लैक, मून सर, हाँ, मून होता कि नहीं? मून नहीं है, मून नहीं है। तो मतलब जो खुद का लाइट एमिट करता है क्या? नहीं नहीं, इसमें बल्ब कहोगे, बल्ब और ट्यूबलाइट थोड़ी ब्लैक बॉडी है। लिमिट बाद में बेटा नहीं समझ सकते अभी ब्लैक बॉडी क्या होता है, ओके इसलिए सर। उसकी बात नहीं करेंगे, है ना। जब आएगा तब पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या जरूरत है इसको करने की? बस अभी ये जान लो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था? ऑब्वियसली आइंस्टीन को नोबेल अल्बर्ट प्राइज मिला आइंस्टाइन। था, है ना। EINS, आइंस्टीन। स्टीफन एंड क्या लिखा आपने? बोल्ट्जमैन, MANN, है ना। बोल्ट्जमैन भी एक साइंटिस्ट है, आएगा नाम, सबका नाम आएगा। तो स्टेफन एंड बोल्ट्जमैन, इन्होंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, तो जिसने एक्सप्लेन किया था वो हो गया नील बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, है ना। तो बोर्स मॉडल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना, तो वो उसमें सब आएगा। एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग द फोटो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये। तो यहाँ पर आपको आया क्या चीज, कॉन्सेप्ट आया, ये सारा चीज जब एक्सप्लेन हो गया, किस बेसिस पे एक्सप्लेन हुआ? बेस्ड ऑन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सप्लेन हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। तो आइंस्टीन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है? फोटोन, हु कॉइन्ड दिस वर्ड, है ना, प्रोपोज्ड बाय आइंस्टीन, है ना, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने प्रपोज किया था इस वर्ड को, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। हो गया? जल्दी बताओ। कंप्लीटेड? तो फोटोन क्या था, फोटोन के बारे में बताया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टिकल है, ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ोगे आप 12th में, फोटोन के बारे में। इन 12th यू विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, है ना। अभी बस शॉर्ट में लिखते चलेंगे। हाँ बोलो सर। अभी हम मतलब फिर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे। हाँ, बोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक दो बात इसके बारे में, क्योंकि बोर्स जो है इन्हीं चीजों का तो यूज किया था, ये जानना पड़ेगा ना कि क्या होता है ना। यस। वरना आप इक्वेशन कैसे समझेंगे कि इक्वेशन कहाँ से आया,
फोटोन, फोटोन के बारे में क्या आइंस्टीन ने बोला, जो पार्टिकल थ्योरी कहता है photons are the particles of light, particles of light। अब यहाँ पे रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आ जाता है, उस सब के बारे में बिल्कुल नहीं जानना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ही नहीं हमारे सिलेबस में, है ना, उसके बारे में हमें नहीं जानना है। तो फोटोन के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो फोटोन्स आर द पार्टिकल ऑफ लाइट एंड इट्स रेस्ट मास इज जीरो। तो रेस्ट मास क्या होगा, रेस्ट का मतलब जब वेलोसिटी जीरो होगी तब ये क्या हो जाएगा, रेस्ट मास मतलब अगर फोटोन की वेलोसिटी जीरो होती है तो रुका हुआ अगर होगा फोटोन, पहली बात बताओ फोटोन रुका हुआ होता है, अब बोलो। हाँ सर मास थोड़ी ना चेंज है, वो चले या रुके। नहीं, किसने बोला मास नहीं चेंज होता है, मास चेंज होता है, यही तो नई थ्योरी है, यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है ना, यही तो क्वांटम थ्योरी है बेटा, है ना। आप जब चलते बदल जाता है, समझ रहे हैं, योर मास चेंजेस, नहीं समझ में, वो आपके सिलेबस से बाहर का चीज है ना, वो बस फैक्ट जानना है। देखो जब आप चलते हैं v स्पीड से, मान लो आपका रेस्ट मास, आप रुके हुए हैं तो आपका मास m0 है, तो जब आप चलेंगे तो आपका मास हो जाएगा m0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये हो जाएगा मास। अब बताओ अगर आपकी स्पीड v होगी, अगर आपकी कुछ स्पीड, अब ये फोटोन के लिए अलग है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है ना, तो फोटोन के लिए अब ये नहीं लगता है, फोटोन के लिए ये भी नहीं लगता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोल दिया, आउट ऑफ सिलेबस है ना, इसको नहीं जानना है, इसका फैक्ट के तरह जानना है, बस उसको याद रखना है कि उसमें 4 पॉइंट में लिख दूंगा, वो याद रखना है, ठीक है। वो आप पीएचडी तक नहीं पढ़ना है आपको, टिल पीएचडी आपको नहीं पढ़ना है, उसके बारे में कुछ भी जान लीजिए, तो सिलेबस में ही नहीं है ना बेटा। अब ये बोलो, ये इक्वेशन आपको पता है नहीं पता है, इसका प्रूफ पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना, थ्योरी ऑफ क्या चीज, जैसे कोई गाड़ी चलती है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है क्या? हाँ हर बोला ना, ये देखो ये चीज है, जो भी चीज है स्पीड होगा तो ये, अब आप बोलोगे स्पीड अगर लाइट के बराबर हो जाए तो, अगर लाइट के बराबर अगर आपकी स्पीड हो जाएगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मास क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपकी मास टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी, समझ रहे हैं, योर मास विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन दैट केस, समझ रहे हैं। तो ये थ्योरी है, समझे, m इक्वल टू m0 रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ओके, जहां पे m0 क्या है, रेस्ट मास है, वो चीज है। तो ये सारी चीजें पढ़ना नहीं है हमें, तो इसीलिए इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना। तो फोटोन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड इट्स रेस्ट मास इज जीरो, ठीक है, ये चीज है। हाँ अब आपको ये नहीं है, कोई आएगा एग्जाम में, थ्योरी बाहर होने का मतलब ये नहीं है, बाहर इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, मान लो पूछ दिया क्वेश्चन, आपको पूछ दिया द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, पूछ दिया और एक जगह जीरो लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन ए में जीरो है, जीरो हो जाएगा आंसर। अब सवाल है व्हाई रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, इसका एक्सप्लेनेशन है, आपके सिलेबस में नहीं है, समझे, सिलेबस में है, आईटी तक के सिलेबस में नहीं है ना, या ग्रेजुएशन तक या एमएससी तक नहीं है, जब पीएचडी या उसके बियॉन्ड आप पढ़ते हैं तब होता है ना, जब आप उसमें रिसर्च करेंगे तब रहेगा, ठीक है। तो फोटोन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड इट्स रेस्ट मास इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, देखो पहली बात बताओ कि फोटोन रेस्ट में होगा क्या, है ना, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रेस्ट में होगा फोटोन, लाइट रेस्ट में होता है, नहीं सर, ऑलवेज मोशन करता रहता है ना, जैसा मोशन हमेशा रहता है। हाँ, तो यानी कि रेस्ट मास का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से हाइपोथेटिकल है, जहां तक मेरा मानना है। अब आइंस्टीन ने उसको क्या किया, वो एक कॉन्सेप्चुअली दिया, हाइपोथेसिस दिया है ना। कोई कह सकता है रेस्ट में आया नहीं तो तुमने फोटोन का मास कैसे मेजर किया, मेजर किससे किया, किस तराजू को मेजर किया, तराजू से नहीं किया उसने, है ना, वो पूरा हाइपोथेटिकल है। आइंस्टीन के मैक्सिमम थ्योरी जो होती है ना, एक्सपेरिमेंटल है, हाइपोथेटिकल है ना, लेकिन हाइपोथेटिकल के बेसिस पे भी उसने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। बोलो थोड़ा स्क्रीन सीधा सीधा कर लीजिए, स्क्रीन सीधा तो है,
हाँ, तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया ना, कौन मैथमेटिकली प्रूव हो गया? ये सब फोटोन वोटोन मास कैसे? बना हुआ है क्या फोटोन हाँ, का मास 0 होता क्या है? चीज? ये मान रखा है क्या फोटोन का? सर ये सेम मान रखा है क्या फोटोन का मास 0 होता है? बेटा मुझे भी नहीं पता है ना, इसकी जरूरत क्या है? हमें बस ये जानना है कि रेस्ट मास 0 होता है बस, है ना। मान रखा है, वो कुछ लॉजिक के बेसिस पे मान रखा है ना। जो आइंस्टीन ने दिया है उसका ना मैथमेटिकल उसने प्रूफ दिया है ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है। बस उसने बोला भगवान जी ने आके मुझे सपने में है बस, और मैं उसको लिया हुआ, उससे मेरा सारा चीज प्रूफ होता है, समझे? ऐसा आइंस्टीन का थ्योरी। जब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा लगेगा, वो साफ होता है कि उसने ऐसा सोचा है, कुछ ख्वाब देखा उसने, या जो भी है, बैठे बैठे सोचा, उसके दिमाग में आया और उसने किया, जो भी एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे। हाँ, उसको उसने भी उसको जब उसने इंप्लीमेंट किया थ्योरी को, है ना। अब इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्रूफ नहीं है ना प्रूफ है ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन इक्वल टू एमसी स्क्वायर है फॉर्मूला, है ना, वो चीज है, समझ रहे हैं। और वो सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं, समझा बेटा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको पढ़ना नहीं है, इसको बस एज इट इज याद रखिए। photons are the particles of light and its rest mass is 0. सेकंड क्या हो गया? लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो लाइट कहां से है? लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी एंड मोमेंटम को कैसे, अब आपको फोटोन कैसे उसने डिफाइन किया वो भी मैं समझाता हूं, है ना, कहां से आया वो चीज मैं बताऊंगा, लेकिन वो आपका क्या है कि हाइपोथेटिकली है, समझ रहे हैं उस चीज को। रेस्ट मास उसने कहा 0 है, बस एजम्पशन की तरह मान लीजिए इसको, है ना। तो द लाइट एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना, ये चीज है। फिर द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड momentum of photon is given by the energy and momentum of photon is given by energy कैसे देते हैं? तो E equal to H म्यू की जगह F लिखो, है ना, F इज फ्रीक्वेंसी, है ना। और आपने क्या पढ़ा था, याद करिए, C equal to F लैम्डा पढ़ा था, बताओ। यस सर, तो यहाँ F से = C by lambda। हाँ, F हो जाएगा C बाई लेमडा। तो यहां से आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं SC बाई लेमडा, है ना, वेयर H इक्वल टू, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना, जूल इंटू सेकेंड, एंड इट्स कॉल्ड Planck's constant, Planck's constant। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिवर्सल कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट, बहुत जगह आएगा, है ना। ये इक्वेशन किसने दिया था? प्लैंक, गिवन बाय प्लैंक, है ना, गिवन बाय मैक्स प्लैंक, So Max Planck was the scientist who gave this expression। चलिए, अब ये सब क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है ही नहीं आपके सिलेबस में, है ना। बस उसका इतना ही पार्ट है, थोड़ा एक दो इक्वेशन जानना है बस, नोट कर लो इसको बेटा। एनर्जी हो गया, तो एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, एनर्जी के बाद देखिए मोमेंटम,
है ना। मोमेंटम हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो वही चीज है यहाँ भी, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास क्या रहेगा भाई, है ना। तो मास आप है जैसे है लाइट का ही मास कह लो, पार्टिकल फोटोन का। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सो पी इज गिवन बाय h अपॉन लेमडा, है ना। p गिवन बाय h अपॉन लेमडा। चलिए इसको नोट करिए। सर हाँ बोलो बेटा। वो 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड है। हाँ जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ओके ऊपर वाले ने। हो गया बेटा, यस सर। नोट कर लीजिए। सो P इक्वल टू एच बाई लेमडा। P आपका क्या हो गया, P हो गया आपका मोमेंटम, लेमडा हो गया वेवलेंथ। तो P इक्वल टू एच बाई लेमडा इक्वल टू एच बाई पी आ जाएगा यहाँ से, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, है ना। लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। सर हाँ बोलो बेटा। मोमेंटम कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इस मोमेंटम की? वो तो मोमेंटम लेमडा पे डिपेंड करेगा ना, वेवलेंथ जो भी रखोगे उसके हिसाब से आ जाएगा। मान लो वेवलेंथ सन की लाइट के लिए कितनी होगी? बेटा सन की लाइट में कितने सारे वेवलेंथ यार, इनफाइनाइट वेवलेंथ्स, है ना। सन की लाइट में सिर्फ एक वेवलेंथ नहीं है, बहुत सारे वेवलेंथ वहां से आते हैं, समझे। अब जैसे विबग्योर है, तो विबग्योर में आपके कितने सारे वेवलेंथ है। अच्छा बताओ, रेड, रेड का एक ही वेवलेंथ होता है। रेड का मतलब क्या है कि रेंज ऑफ वेवलेंथ, समझा। अब वो चीज आएगा ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब होता है पूरा रेंज, है ना, समझे। थोड़ा सा है। थोड़ा सा वही चीज कह रहे हैं, थोड़ा सा ही समझ में आएगा, अभी आगे पढ़ोगे। जैसे ये देखो, ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ, है ना। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इस पे ध्यान दीजिए। ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है। सर इस डायग्राम में ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुआ इतना दूर तक। इसमें व्हाइट लाइट जो दिख रहा है, बस यहाँ बीच का पार्ट दिख रहा है। देखो ये वाला पार्ट, ये जो एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, वो इतने में व्हाइट लाइट है। मतलब पूरे में व्हाइट लाइट बस थोड़ा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो ये वेवलेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सारा वेरी कर रहा है ना, बहुत सारे वेवलेंथ होंगे। ओके, एक वेवलेंथ नहीं आता है। जैसे आप व्हाइट लाइट की बात करें तो व्हाइट लाइट का वेवलेंथ आपका 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के, 750 नैनोमीटर, है ना, आसपास रख लो। तो ये चीज है 700 नैनोमीटर तक। तो 400 नैनोमीटर मतलब 400 इंटू, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, टू 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर के बीच का कोई भी वेवलेंथ हो सकता है ना। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका वैल्यू है इसके आसपास का, तो यहाँ से यहाँ तक। यानी कि आप व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो व्हाइट लाइट में भी इनफाइनाइट वेवलेंथ्स है। तब आप किस वेवलेंथ के लिए मोमेंटम चाहते हैं ये बताइए। जैसे मैं ले लूं 500 नैनोमीटर, मैं अगर ले लूं कि 500 नैनोमीटर वाले 500 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ का मोमेंटम क्या होगा, समझा। तो 500 वाले में लिख लो, मोमेंटम हो जाएगा h, दैट इज
626, आपको बस ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। If the wavelength of light is 500 nanometer, what will be the momentum associated with the light? समझ में आया क्वेश्चन? बस इतना था। और क्या पूछेगा? ये फिर इजी है इसके न्यूमेरिकल ज्यादा। इजी है, वही तो बोल रहा हूँ, आपको बस इक्वेशन याद रखना है। आपको ये रिसर्च करने थोड़ी बोल रहा है कि ये कहाँ से आया, है ना? समझा? इतना बात पूछेगा तो रख दो HYP। तो ये हो गया 6.626 into 10 power minus 34 divided by 500 नैनोमीटर, दैट इज 500 into 10 to the power minus 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। मोमेंटम जो आपका होता है वही रहेगा kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। समझा? बोलो। यस सर। वो चीज है। वैसे ही आपको पूछेगा 500 नैनोमीटर एनर्जी क्या होगी फोटोन की, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ अ फोटोन? बोलिए। SC अपॉन वो वेवलेंथ। SC अपॉन लेमडा कर देंगे, लेमडा दिया तो SC अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी दिया तो HF कर देंगे। समझे? बोलिए। समझ आ गया है ना? अब आपको ये पूछ सकता है, मान लो कि यहाँ पे एक फोटोन का एनर्जी कुछ आया E0, है ना? आपको कह देगा कि जैसे कि पर यूनिट टाइम 200 E0, मतलब 200 E0 ऐसे नहीं बोलेगा, मतलब जो भी है पर यूनिट टाइम ई एनर्जी, अगर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब पर सेकंड अगर ई एनर्जी फॉल कर रहा है किसी सरफेस पे तो कितना फोटोन फॉल कर रहा है, या पर मीटर स्क्वायर सरफेस पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पर यूनिट टाइम ई एनर्जी फॉल कर रहा है, तो हाउ मेनी फोटोन इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, है ना? तो ई नॉट हो गया एक फोटोन का एनर्जी, तो ई फोटोन में कितने, ई एनर्जी में कितने फोटोन हो जाएंगे? ई एनर्जी में हो जाएंगे ई बाई ई नॉट। समझा? बोलो। यस सर। है ना? एक फोटोन का एनर्जी अगर ई नॉट है, ई नॉट मतलब HC बाई लेमडा, तो ई एनर्जी में कितने फोटोन हो जाएंगे? बोलो। 2 रुपए में अगर एक चॉकलेट देता है तो 200 रुपए में कितना चॉकलेट देगा? तो 200 डिवाइडेड बाई 2, यही ना करेंगे? तो ई एनर्जी में कितना फोटोन होगा? एक फोटोन का इतना एनर्जी है, दाम पैसा की जगह हो गया एनर्जी, तो ई एनर्जी, एक फोटोन का इतना एनर्जी है, तो ई एनर्जी में कितना फोटोन आएगा? यही हुआ ना, 2 रुपए में एक चॉकलेट है, या एक चॉकलेट के पार का दाम 2 रुपए है, तो 200 रुपए में कितना चॉकलेट आएगा? यही हुआ ना? सेम चीज है कि एक फोटोन का एनर्जी अगर ई नॉट है तो ई एनर्जी में कितना फोटोन होगा? तो ई अपॉन ई नॉट होगा। यस सर। क्या पूछ रहे हो भाई, क्या लिखा है? ऑब्वियसली बात है, सेम होंगे, सेम वेवलेंथ वाले के लिए बात करेंगे तब होगा, है ना? एक बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए बोल के पूछो तो मुझे क्लियर होगा। पूछ रहा है कि क्या सभी फोटोन की एनर्जी सेम होगी? तो ये आपको देगा कि सेम वेवलेंथ वाले फोटोन है तभी होगा, है ना? सेम वेवलेंथ वाले फोटोन है, अगर सबका फोटोन सेम है तो होगा, है ना? अब तुमको सन से आ रहा है तो सन से तो सारा सेम नहीं ना आ रहा है। अब क्वेश्चन में अगर कहता है कि मान लो कि सन से सिर्फ एक ही वेवलेंथ आ रहा है, मान लो, ऐसा कहता है क्वेश्चन में, तो मान लो कह रहा तो मानेंगे, है ना? बोलो। समझे? बोलिए। ये बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन में कहता है कि assume that the photon which is all the photons coming from sun have a wavelength of 500 नैनोमीटर। कहता है एक ही वेवलेंथ आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली तो बहुत सारे वेवलेंथ आते हैं, है ना? कह रहा है कि मान लो, तो मान लेंगे, क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना? तो ये क्लियर हो गया, ये दोनों? बोलो, ये दोनों क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो बस ये आपको जानना है। एक तो ये 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड, दिस इज द यूनिट। प्लैंक्स कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अभी तक आपने 10 तक में यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ा था, कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब कितने सारे पढ़ लिए? कैपिटल जी तो पढ़ ही रखा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 6.1.602 into 10 power minus 19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सभी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी पढ़ लिया, है ना? और उसके बाद एक के पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 9 into 10 power 9, है ना?
वो भी हो गया एप्सिलॉन नॉट वाला। तो बहुत सारे कांस्टेंट, अभी लिस्ट बढ़ता जाएगा, बहुत सारा लिस्ट आएगा, है ना, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज था। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट मैंने अभी लिखाया आपको, इसको ध्यान रखो कि फोटोन आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड रेस्ट मास इज जीरो, द लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, व्हाई लाइट ऑल वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना, लाइट के पास में एनर्जी मोमेंटम होता है। तो लाइट का एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा? तो लाइट के पास जो एनर्जी एंड मोमेंटम है, द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय फोटोन ऑफ लाइट इज वन फोटोन का, एक फोटोन का एनर्जी या मोमेंटम क्या है? E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा या एच एफ, एक ही चीज हुआ क्योंकि F इक्वल टू सी बाई लेमडा, है ना, F इक्वल टू सी बाई लेमडा, इसीलिए। तो मोमेंटम कैसे हो गया? मोमेंटम P इक्वल टू एच बाई लेमडा। चलो इसको नोट कर लो बेटा, हो गया नोट? इसमें एनर्जी केल्विन में आएगा ना? क्या चीज में? एनर्जी केल्विन में आएगा या जूल्स में आएगा? केल्विन में एनर्जी कैसे आएगा? केल्विन तो टेम्परेचर का यूनिट है ना बेटा, सॉरी, जूल्स में ही आएगा ना फिर? जूल में आएगा, जूल में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आता है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो मैं बताऊंगा, पहले नोट करो इसको, आज ही जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जूल सेकेंड है ना, तो जूल सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड। तो मान लो पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो 100 पर सेकेंड, तो सेकेंड कट 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो फ्रीक्वेंसी है 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? पर सेकेंड, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड। तो क्या आएगा? 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 10 पावर 14, तो सेकेंड और पर सेकेंड कट गया तो जूल आ गया ना। कितना जूल आ जाएगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल आ जाएगा। हाँ बस वैसे ही है, HF करके। चलो यहां तक लिख लिया। चलो अभी फोटोन के बारे में और बातें लिखो, है ना। तो पार्टिकल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पहले लोगे तब आगे पढ़ पाओगे ना, है ना। जब 12th में पढ़ाऊंगा तो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट में क्या क्या इक्वेशंस आता है वो सब समझाते हुए करा देंगे, है ना। तो हमारे पास टाइम भी रहेगा और लास्ट टॉपिक रहेगा, कोई इशू नहीं है करने में। और यहाँ देखो हमारे यहाँ क्लास जो है बेटा, हमारे यहाँ क्लास हमेशा चलती है ना, क्लास हमेशा चलता ही रहेगा। थ्योरी टेस्ट खत्म, ये सिलेबस खत्म होने का मतलब नहीं होता है। बाकी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, सिलेबस खत्म, टीचर बैठ गया, इंस्टीट्यूशन बैठ गया, मतलब नहीं बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, वो काम नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट डे तक आपको मेरे टच में रहना है। एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओ फिर आप छूट जाओ, है ना। और सक्सेस जरूर मिलेगा, है ना, पढ़ते रहोगे तो जरूर मिलेगा। ये नहीं है कि घर में बैठ गए, वो काम नहीं करना है, बैठने ही नहीं मिलेगा। टेस्ट ले रहा हूँ, जो भी है रोज टेस्ट लूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन करते रहना है पढ़ाई, है ना, ध्यान रखो। तो यहाँ पर अभी तो है, यहां तक हमने देखा। अब क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम देख लिया आपने। फोटोन की एक प्रॉपर्टी होती है कि फोटोन जो है वो जब किसी पार्टिकल से करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे या किसी से भी कोलाइड करे, है ना, तो क्या होगा, उनका फोटोन का कॉलिजन किसी के भी साथ, इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल के साथ जो होता है इलास्टिक होता है। फोटोन का कॉलिजन कैसा होता है? पार्टिकल पार्टिकल का कॉलिजन हो सकता है इलास्टिक ना हो। इलास्टिक का मतलब है एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, कॉलिजन नाम का चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो बहुत सारी चीजें फिजिक्स में आगे चल के आएंगी। तो कॉलिजन में क्या होता है आपको मतलब नहीं, इलास्टिक मतलब समझना है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा। यानी कि व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स विद सम सब एटॉमिक पार्टिकल, द एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग सच कॉलिजन, है ना। एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग सच कॉलिजन बिकॉज कॉलिजन ऑफ द फोटोन इलास्टिक इन नेचर, है ना। ये चीज याद रखिएगा। थर्ड वन प्रॉपर्टी, द
collision of photons with electron or other particles is elastic in nature. Elastic in nature. Collision of photons with electron or other particles is elastic in nature. है ना? Hence, elastic का मतलब क्या है? एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा, किसी चीज का लॉस नहीं होगा. कॉलिजन में मोमेंटम का लॉस नहीं होता है. कॉलिजन चैप्टर जब पढ़ोगे तब बताएंगे, है ना? कॉलिजन से पहले फोर्स पढ़ोगे, एनर्जी पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे. अभी बस सिंपली याद रखिए सब. Hence, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम. सिस्टम आपका यहाँ पे क्या है? कौन कौन है? फोटोन कोलाइड किया किससे? पार्टिकल से. सिस्टम क्या होगा? फोटोन प्लस पार्टिकल. है ना? एनर्जी ऑफ सिस्टम फोटोन प्लस पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम. मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स. नोट्स अच्छे से बनाओ, समझे? ये सब याद करना होगा, सब बात लिखो. रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग सच कॉलिजन. सर फिर से कनेक्ट कर दें. हाँ कर दो, बस 10-15 मिनट और है. ड्यूरिंग सच कॉलिजन्स. सो एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों रिमेन कंजर्व होता है ड्यूरिंग सच कॉलिजन. सो द मैं भी कॉलिजन रिकनेक्ट कर रहा हूँ. कर लो बेटा. द collision of photons with electrons or other particles is elastic in nature. Hence, energy of system, that is photon plus particle, and momentum of system remains conserved during such collisions. है ना? सर हाँ बोलो. अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी. जैसे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो हमने पढ़ा था, तो सर हाँ. उसमें जब था लाइट विद सफिशिएंट एनर्जी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सर हाँ. तो जो उससे पहले जो मतलब जो लाइट थोड़ी कम एनर्जी की होगी, वो भी तो सर जो फोटॉन्स होंगे जाके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते होंगे, वो फिर कंजर्व तो कैसे बेटा होगा? उतना एनर्जी नहीं देगा. नहीं, उसको एब्जॉर्ब किया फिर रिलीज कर दिया. नहीं सर, जब मतलब लाइट हमारी सफिशिएंट एनर्जी पे थी नहीं, मतलब तब भी थोड़े फोटॉन तो जाते ही थे ना. अगर जब उससे कम उसके एनर्जी होगी तो, इंटेंसिटी की लाइट होगी तो बेटा कम इंटेंसिटी के लिए बाहर नहीं निकल पाएगा ना. थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी मिला ना. लेकिन सर तब फिर कोलिजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का सब एटॉमिक उससे फोटॉन से? अरे कॉलिजन हुआ, एब्जॉर्ब भी किया, है ना? अच्छा. एब्जॉर्ब भी किया, लेकिन एनर्जी कितना मिला उसको एब्जॉर्ब करके? कम मिला ना. हाँ सर, कम मिला. तो फिर रिलीज कर दिया. बाहर तो जा नहीं अच्छा. सकता, तो दे दिया उसको वापस, रिलीज हो गया. वही एक स्टेप 2 स्टेप जितने भी होगा, है ना? अच्छा यस सर. वही फोटोन रिलीज हो जाएगा, तो कोई भी नहीं आएगा, है ना? ठीक. यस. वो चीज है. अब देखो चौथा पॉइंट लिखो. चौथा पॉइंट क्या है? जब कोई फोटोन कोलाइड करता है तो क्या होता है ना? फोटोन इज एक्टिंग एज अ बंडल ऑफ एनर्जी. फोटोन को क्या कहते हैं? बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी. जब देंगे, जैसे बाजार जाते हैं, बाजार में अगर चिप्स का पैकेट है तो बताओ, एक पैकेट खरीदोगे या 2 पैकेट खरीदोगे या 3 खरीदोगे? दुकान वाले को बोलोगे आप एक काम करो, चिप्स का 10 रुपए का चिप्स का पैकेट फाड़ो और 5 रुपए का मुझे दे दो, देगा? नो सर. नहीं ना देगा. अब जैसे मान लो कहीं पे छोटे गांव वगैरह में कोई ऐसी छोटा सा दुकान है, वो अगर ठीक है, हम फाड़ करके तुमको 5 रुपए का चिप्स दे देते हैं. दूसरा कोई आएगा तो रोज ले जाता तो दे भी सकता है, लेकिन जनरल स्पीकिंग नहीं मिलता है, नहीं देता है ना? ओके, वो नहीं देता, हमेशा पैकेट देता है. तो पैकेट का मतलब है पूरा का पूरा मिलेगा. सो खराब हो जाएगा ना फिर. हाँ, पैकेट इज कंसिडर, फोटोन इज कंसिडर एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. पैकेट क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी किसी से कोलाइड करेगा तो अपना पूरा एनर्जी देगा या ना देगा, यानी कि पूरा एनर्जी दे देगा. फोटोन खत्म, पूरा एनर्जी दे दिया पार्टिकल को, है ना? और एनर्जी कितना होता है? एक फोटोन के पास एनर्जी होता है hc/λ, है ना? वो चीज है. तो अब फोटोन इज कंसिडर्ड अ पैकेट ऑफ एनर्जी.
पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, कंसिडर्ड एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स all its energy to the colliding particle upon collision, है ना। अच्छा, एक फोटोन टकराएगा तो उतना एनर्जी जाएगा, दो टकराएगा तो दोनों का एनर्जी जाएगा, है ना। यानी कि अगर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से सुनना, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी क्या था, एनर्जी था इक्वल टू एच सी बाई लेमडा या इक्वल टू एच एफ। तो कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एनर्जी तो फिक्स होगा ना फोटोन का, बोलो। एच तो Yes, sir. कांस्टेंट है और एफ भी Yes, आपने sir. फिक्स कर दिया, तो एनर्जी फिक्स हो जाएगा, फोटोन की बराबर एनर्जी होगी। या ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक फोटोन की बराबर होगी, सेम फ्रीक्वेंसी वाले हर एक फोटोन की बराबर होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगा, डबल कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। यानी कि वेवलेंथ बढ़ने से, देख लो ग्राफ से समझो, ग्राफ बना सकते हो ना, एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन लीनियरली इंक्रीजिंग, और एनर्जी इज इनवर्सली तो स्क्रीन प्रोपोर्शनल। टक हाँ बोलो, तो स्क्रीन रुक गई आपकी। स्क्रीन रुक गई, अरे नो कोई सर, मैसेज, ठीक आ रहा है। नहीं सर, चल मैसेज, रही है। चल रही है सर। ठीक तो है। तो रिकनेक्ट, मैसेज कोई आया होगा, हो सकता है उससे हो गया हो, अगर अभी भी आ रही है। आ रही है सर, ठीक से। हाँ, तो एनर्जी देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली का मतलब लेमडा बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो लेमडा बढ़ाएंगे तो देखो ई घटेगा, तो यहाँ ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एंड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो ग्राफ ऐसा है ना, वो चीज है, तो ध्यान रखना इन चीजों को। अब देखो, फोटोन इज कंसिडर्ड एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स ऑल इट्स एनर्जी कोलाइडिंग पार्टिकल अपॉन कॉलिजन। मान लो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया तो पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, न्यूक्लियस में जाकर के अगर प्रोटॉन से कोलाइड किया तो पूरा एनर्जी न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को दे देगा, समझ रहे हो, इस तरह से होता है, तो अपना पूरा एनर्जी ये दे देता है। अब आइए आगे अगला प्रॉपर्टी जानते हैं। एक फोटोन की एनर्जी है, दूसरा फोटोन टकराएगा तो दूसरा एनर्जी जाएगा, यानी कि क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में आएगा, है ना। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन, the energy of a photon is a quantum of energy, quantum of energy, quantum of energy, that is the energy given by photons of radiation of frequency f is always an integral multiple of HF, है ना। दिस इंप्लाइज E विल बी n टाइम्स HF, है ना। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो n नंबर ऑफ फोटोन्स कितना एनर्जी देंगे, n इंटू HF देंगे ना, F फ्रीक्वेंसी वाले, बोलो। क्योंकि एक फोटोन जब टकरा अपना पूरा एनर्जी दे देगा, है ना, आधा तो देगा नहीं, 1/3 तो देगा नहीं, तो एनर्जी हमेशा 1 HF 2 3 HF इसी फॉर्म में मिलेगा।
सो वो क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं। वन फोटोन इज कंसिडर्ड द क्वांटम ऑफ एनर्जी, है ना। चलो इसको नोट कर लो, इस बात को नोट करो बेटा। तो क्वांटम का बेसिक मतलब क्या होता है? द क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मींस द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जैसे यहाँ एनर्जी हो गया, है ना, या मोमेंटम हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एनी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दें, that should be an integral multiple of some minimum value, then that restriction is called quantization, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बताओ किसी भी पार्टिकल पे चार्ज E के मल्टीपल में होगा कि नहीं होगा? यस सर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल होगा ना, तो दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन। दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी Q will be equal to NE, चार्ज ऑन एनी बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE। n जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज। 1 ही हो सकता है, 1.2 ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0.2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज स्टेबल नहीं होता है ना। जब भी बॉडी से निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 निकलेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, है ना। तो नेट चार्ज जब भी बॉडी पे आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में आएगा। यानी कि प्रॉपर्टी क्या हो गया कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो E होगा, E के बाद सीधे 2 ही होगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.111 ऐसे नहीं होगा। यानी कि वैल्यू होगा, फिर उसका अगला मल्टीपल होगा, फिर अगला मल्टीपल होगा। यानी कि दे विल टेक डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटीन्यूअस वैल्यू, नॉट कंटीन्यूअस थ्रू आउट ऑल रियल वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, है ना। सो चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी विल ओनली टेक द डिस्क्रीट वैल्यू, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एनी to take the discrete values of a minimum, discrete values of the minimum value, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम, है ना, मिनिमम वैल्यू, है ना। तो डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब डिसकंटीन्यूअस वैल्यू है, उसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो उसको भी लिख लेंगे, पहले इसको समझ लो फोटोन के बारे में। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, दैट इज द एनर्जी गिवन बाय अ फोटोन ऑफ रेडिएशन by photons of radiation of frequency f is always an integral multiple of hf। यानी कि E इक्वल टू NH, n नंबर ऑफ फोटोन होगा तो n नंबर ऑफ फोटोन मिलकर के NHF एनर्जी देगा। एक फोटोन HF देगा, 2 फोटोन 2HF, 3 फोटोन 3HF, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 HF एनर्जी दे दे। आधा एनर्जी कहां से देगा? आधा एनर्जी मिल सकता है, 1.5 HF मिल सकता है, पर वो कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी होगा, दूसरा फोटोन होगा जिसका एनर्जी अलग है। मैं यहाँ सेम फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आया? बोलो, बताओ इसको। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो इसको नोट कर लो, है ना। ये सारी चीजें बार बार पढ़ना है और नोट कर लो, नोट से ही पढ़ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कल बार रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ बेटा, एक बार मैं फ्री तो हो जाऊं। अभी बताओ, अभी मैं पढ़ाऊं या रिकॉर्डिंग भेजूं, है ना। वो रात में रिकॉर्डिंग मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद फिर अभी आज भेज दूंगा, क्लास के बाद मैं भेजता हूँ, है ना, बिल्कुल भेज दूंगा। सर वो कल वाली ग्राफ वाली क्लास, ग्राफ वाली क्या? अरे पूरी बात बोलो ना। ग्राफ देखो केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, मतलब फिजिक्स वाला ग्राफ थ्योरी। यस सर, ग्राफ थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स, वो बोलो ना। हाँ भेज दूंगा, है ना। चलो नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो जो कि आप लोग को पता ही है। फोटोन भाई कहाँ किसका पार्टिकल है? लाइट का पार्टिकल है। लाइट किस स्पीड से जाता है? सी से। तो फोटोन भी ट्रेवल करेगा इन वैक्यूम। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिख लीजिए। वैक्यूम में जो स्पीड है वही है सी। हाँ, वैक्यूम में जो स्पीड है उसी को तो नाम सी दिया गया है बेटा, यस सर, है ना। ये तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, इसको याद रखो, है ना। वो सिंबल सी उसी के लिए यूज होता है, ध्यान रखना, यस सर। है ना। 8 मीटर पर हाँ ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट ही होगी। हाँ, वैक्यूम में बेटा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा ना, है ना।
Speed of light is not universal constant. Speed of light in vacuum is universal constant. Yes, sir. 2.998 कर करके कुछ आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मान लेते हैं, 3 मानते चलते हैं है ना? एस्टिमेट करके। एस्टिमेट, वो तो कैलकुलेशन जब भी करोगे कुछ एरर होगा, लेकिन जो भी है कांस्टेंट है, एक्चुअली कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ फोटोन in vacuum is C equal to 3 into approximately equal to और 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? तो ये हो गया आपका, these are different properties of photons। ये ग्राफ भी बना लेना कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है और वेवलेंथ बढ़ने से घटेगा, यहां से ही आपको दिख रहा है, वेवलेंथ डिनोमिनेटर में आता है, फ्रीक्वेंसी आपका की प्रोपोर्शनल है ना? वो चीज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आने से ये देखो था ना, C इक्वल टू एफ लेमडा, तो F इक्वल टू C बाई लेमडा होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, क्योंकि C तो कांस्टेंट है ना। यस सर, इनवर्सली है। Yes, sir. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए यहाँ भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, E इक्वल टू SC बाई लेमडा इक्वल टू HF। तो याद रखना ये सब, है ना? अब समझ में आया? बताओ यहाँ तक की बात कुछ गई दिमाग में? सर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट कैसे बढ़ा देंगे बेटा वैक्यूम में, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सॉरी स्पीड ऑफ लाइट तो मीडियम पे डिपेंड करता है। अब पानी में स्पीड ऑफ लाइट, पानी में मान लो अगर फॉर एग्जांपल कितना होता है, मुझे निकालना पड़ेगा, 4/3 होता है ना रुझा पानी का, तो 4/3 से डिवाइड करो तो इंटू 3/4, 9/4, यानी कि 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब पानी में ये होता है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अब पानी को ही बदल दे, पानी में कुछ मिला दे, मीडियम बदल दें या उसको गर्म कर दें, ठंडा कर दें, तो भले ही स्पीड बदल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बदलेगा ना, पानी ये होता है नॉर्मल वाटर में। हाँ सर, जनरली जो रहता है कैलकुलेटेड वही होगा। हाँ, तो वही रहेगा, है ना? एयर में भी हम लोग वैक्यूम के बराबर ही लेते हैं, एयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो एयर में भी यही लेते हैं, है ना बेटा? चलो नोट कर लो, एयर और वैक्यूम का आसपास में रहता है वैल्यू। हाँ, बहुत ही आसपास, 0.001% का भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलो देखो, यहां तक हो गया, बताओ सर आप बोलो। आपने वो डिस्क्रीट वैल्यू के बारे में क्या कहा था? अभी लिखाऊंगा अभी, है ना? 1 सेकेंड रुकिएगा, सफाई कर रही है दीदी। चलो ठीक है, करो, 1 मिनट बेटा रुकना, झाड़ू सही से भी दे देना, ठीक है ना? लाइट वाइट जला लो, रुको मैं जला देता हूं। लाइट जो है ना इधर ऑन करो तो पता चलेगा ना, इधर साइड में भी देख लेना, है ना? हाँ बोलो बेटा। डिस्क्रीट क्वांटाइजेशन अभी लिखाऊंगा, है ना? क्वांटाइजेशन आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ये कई बार आएगा आपके सिलेबस में, है ना? तो किसी भी टर्म को आप लोग एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, फिर धीरे धीरे क्लियर होता है ना? तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी लिखाऊंगा, अभी है 10 मिनट क्लास में, यू जस्ट डू इट। इसको नोट कर लिए? बताओ। ये सर नोट हो गया ये। है ना? कि बोर्ड्स मोड में क्वांटाइजेशन आएगा तो ऑब्वियसली उससे पहले मुझे उस टर्म जल्दी लिख लो बेटा। हाई इंटरेस्टिंग चैप्टर, पर इसमें बहुत कुछ नया नया आएगा, है ना? हो गया सर, हो गया। हो गया ना? चलिए ठीक है।
सर बैटरी खत्म होने वाली है। बस क्लास में 10 मिनट और है बेटा, है ना। दस मिनट और क्लास अभी चलेगा, उसके बाद आप चार्ज कर लीजिएगा बैटरी। और देखो क्वांटाइजेशन, पहले ऊपर झाड़ू दे लीजिएगा, है ना। इसको कर लीजिए, ऊपर झाड़ू पहले दे लीजिएगा। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के, क्वांटाइजेशन की बात करें, चार्ज नहीं, किसी भी चीज की क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअली क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ले लीजिए। डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस। इस वर्ड का मतलब लिख लीजिए, डिस्क्रीट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस, तो डिसकॉन्टिन्यूअस वैल्यू ले रहा है ना। बट ये डिसकॉन्टिन्यूअस वैल्यू भी ऐसे रैंडम नहीं है, मल्टीपल ऑफ, इन मल्टीपल्स ऑफ सम मिनिमम वैल्यू है ना। कुछ एक मिनिमम वैल्यू है जिसके मल्टीपल्स में वो डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, तो इस फिनोमेना को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज आपका एक इलेक्ट्रॉन कितना होगा ई, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो चार्ज होगा 2e, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो चार्ज होगा 3e। कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज होगा -e, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर चार्ज होगा -2e, और कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज होगा -3। इस तरह से होगा ना, बताओ। तो चार्ज अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम देखें, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो 0 हो जाएगा। तो चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, Ne, where n belongs to integer, है ना। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, है ना। 0 मत कहना, मतलब अगर चार्ज है तो 1 कहाँ है बेटा, मिनिमम ई है ना, मिनिमम है ना। 1 का चार्ज थोड़ी आ रहा है, 1 कूलम चार्ज थोड़ी आ रहा है, ई आ रहा है। यस सर, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.602 into 10 to the power -19 coulomb. This is the charge, minimum value of charge that can be present on a body, है ना। तो ये है, तो चूंकि चार्ज that can be any stable charge, the stable charge that can be present on a body is integral multiple of E, है ना। And this statement is called quantization of charge। क्यों कहते हैं quantization of charge? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि E के मल्टीपल में है, और मिनिमम वैल्यू जो है उसको कहते हैं 1 क्वांटा ऑफ चार्ज, 1 क्वांटम ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसी तरह से फोटोन की बात करें तो फोटोन में आपका जो है, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, दैट 1 फोटोन हैव 1 क्वांटा ऑफ एनर्जी, एंड दैट क्वांटा ऑफ एनर्जी विल बी H इक्वल टू HF। 2 फोटोन आएगा सेम फ्रीक्वेंसी वाला तो 2HF, 3 फोटोन आएगा तो 3HF। इस तरह से एनर्जी जो होंगे आपके नंबर ऑफ फोटोन्स पे ऊपर कर लिए, हाँ, तो वो चीज होता है, समझ रहे हैं बेटा। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन का। 1 मिनट झाड़ू लगा लेने दो, फिर बताते हैं। वो बड़ा वाला ना पन्नी लेकर के उसको फेंक ही दीजिएगा सब, वो भी पन्नी सब जो है ना थैले में कर दीजिएगा, हम सामने डाल देंगे कचरा में। इसमें रख लेना। सो क्वांटाइजेशन के बारे में हम कह रहे हैं कि एनी प्रॉपर्टी
that takes some discrete values, some discrete मतलब discontinuous values in terms of the multiple मतलब या in terms of the integral multiple, ऐसे लिख लो, integral multiple of sum of integral multiple of some minimum value, है ना, any property that takes some discrete value in terms of the integral multiple of some minimum value of the property, value of that property, है ना, okay, it's called quantization, is called its quantization. ये बात समझा? ये लैंग्वेज समझा बेटा? मैं जो कह रहा हूं देखो, एनी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी क्या हो गया? चार्ज। तो चार्ज के केस में इट्स क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आया था, समझ रहे हो? बोलो, देखो, एनी प्रॉपर्टी दैट टेक्स सम डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट मतलब डिसकंटीन्यूअस, देख लो, ई आया, ई के बाद सीधे 2e आया, फिर 3e आया, -e आया, -2e आया, बीच का कोई वैल्यू आ सकता है? बोलो, क्या 1.0001e आ सकता है? नो सर, बोलो, इंटीग्रल बोला 1.2e आ सकता है? नहीं आ सकता है। नहीं नो सर, सर, नहीं आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल अनस्टेबल चार्ज ऐसा हो सकता है ना? इलेक्ट्रॉन से भी चार्ज होते हैं, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। अनस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो स्टेबल प्रॉपर्टी में तो यही आएगा ना। तो यानी कि आप देखोगे तो ये सारे वैल्यू क्या है? डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? डिसकॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है? क्या ऑल रियल वैल्यू पॉसिबल है? डिसकंटीन्यूअस है ऑल रियल वैल्यूज आर और नॉट, रियल वैल्यूज नहीं है। हाँ, only few values are possible which are the integral multiple of e, यानी कि इसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो वही कह रहा है, any property that takes some discrete values in terms of the integral multiple of some minimum value, in terms of the integral multiple of some minimum value of that property। क्या मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? e हो गया ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो। बोलो, हो गया ना? बोलो, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज की बात करें तो ई हो गया। सो इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, सर है ना? बोलो, ये ई को आप क्या बोले थे? वन क्वांटा, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, एंड दैट मिनिमम वो मैं लिखा दूंगा। जैसे ई तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज क्वांटम ऑफ चार्ज, है ना? क्वांटम मतलब मिनिमम वैल्यू को क्वांटम कहते हैं, है ना? क्वांटम ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो वही मैं अभी ये बात समझ गया ना? हाँ सर। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। स्कूटी का क्या? कितने का? हो जाएगा, सब पे लगाया आता है, इसका मुझे नहीं लगा। हाँ, अच्छा रुको, हम देखते हैं क्लास के बाद।
हेलो, यस सर। हाँ जी, देखो बेटा, समझा? तो एनी that takes some discrete values in terms of the integral multiple of some minimum value of that property is called quantization. समझा? ये चीज होता है। अब देखो, ध्यान दो यहां पर, इट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो यहां पर जो है क्वांटम, हम बात कर रहे हैं क्वांटम का। वन क्वांटम ऑफ चार्ज, सॉरी, वन क्वांटम ऑफ वन क्वांटम। क्वांटम क्या होता है जानो? क्वांटम चार्ज होगा तो चार्ज की बात हो गई। क्वांटा बोले थे ना सर? हाँ बोलो। क्वांटा या फिर क्वांटम? क्वांटा, क्वांटा उसका फुल फॉर्म हुआ, क्वांटम मतलब सॉरी प्लूरल हुआ, क्वांटम हुआ सिंगुलर, है ना? जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई होता है क्वांटम। क्वांटा मतलब बहुत सारे, है ना? क्वांटम मतलब तो मिनिमम वैल्यू, क्वांटम मतलब मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन मल्टीपल whose integral multiple, है ना? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कब तक हो गया? बस बेटा ये लिख के खत्म हो गया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज occupied by, taken by, the minimum value of property that is taken by any quantized property is called, it's one quantum. The minimum value of the property that is taken by any quantized property by any quantized property is called one quantum. जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था, चार्ज, तो चार्ज का वन क्वांटम ऐसे हो गया। अगर हम वही देखें फोटोन के लिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो अगर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, तो क्या हो जाएगा एनर्जी? E विल बी इक्वल टू H इंटू एफ, एक फोटोन का। देयरफॉर एनर्जी ऑफ n फोटोन्स, एनर्जी ऑफ n फोटोन्स, n फोटोन्स क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ n into h of एनर्जी ऑफ n फोटोन्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। स्क्रीन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन्स? n into h into f, है ना? तो दैट विल बी n into E, that will be n into HF, है ना? n नंबर ऑफ फोटोन का मोमेंटम n into h by p, है ना? तो वो h by lambda, तो वो चीज है। तो n नंबर ऑफ फोटोन का ऐसे मिल जाएगा, तो यानी कि एनर्जी जो होगा वो आपका इसके मल्टीपल में होगा। तो क्वांटम, वन क्वांटा क्या हो गया? वन क्वांटा मतलब एक फोटोन की एनर्जी। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या हो गया यहाँ पर? क्वांटम ऑफ एनर्जी, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, so the property is energy, quantum of energy will be equal to h into f or hc by lambda। समझा? बताओ, जिसको मैं E नॉट कह सकता हूँ, मिनिमम एनर्जी। कोई दिक्कत? बताइए। नो सर, यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है बेटा? तो ये हमने फोटोन के बारे में जाना, क्वांटम कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ब्रीफ में बस इक्वेशन जानेंगे, एंड देन वी विल मूव टू डीप ड्रॉ इक्वेशन, है ना? सॉरी, ये बोर्स मॉडल, नील्स बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हटाइएगा मत। ओके, आप करिए, कोई बात नहीं। सर अगली क्लास 2 बजे से है ना? 2:30। 2:30। हाँ। सर कौन सा टॉपिक होगा उसमें? टॉपिक अभी तो आपका जो चल रहा था उसी को आगे कर देंगे, है ना? लोकेशन ऑफ रूट्स का थोड़ा बचा था, क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद डिसाइड कर लेना क्या चैप्टर आगे पढ़ना है। ओके सर।
हो गया? नोटेड? यस सर। सबका हो गया नोट? मैं बंद कर रहा हूं फिर।